चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। JIGL के अंदर अभी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वो कौन सा चैप्टर है? लिमिटेशन एक्ट 1963। एक बार चैप्टर का नाम बोलिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। जरा बताइए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, जल्दी 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 जल्दी। चलिए पढ़ लिया। मुझे ऐसा लगता है कि अब इस चैप्टर में काफी कम बचा हुआ है। ये हमने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, उसके बाद ये पढ़ लिया था, उसके बाद ये पढ़ लिया था, ये से पढ़ा था ना, ये भी तो शुरू में पढ़ लिया था, रीट वाली बात। उसके बाद बस क्या क्या बच गया अब? ये लीगल डिसेबिलिटी वाली कहानी, कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम और एक्नॉलेजमेंट और पार्ट पेमेंट। ना आधा घंटा में खत्म हो जाएगा। ये ना हो कि बच्चा आधा घंटा लेट आए तब तो चैप्टर खत्म है। चलो जल्दी से एक बार याद दिला दूं तुम लोग को, जल्दी बताओ तो लिमिटेशन एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो लिमिटेशन एक्ट लिमिट लगाता है। क्या चीज के ऊपर लिमिट लगाता है? आपके एक राइट पे, राइट का नाम बोलो। राइट टू एनफोर्स राइट थ्रू जुडिशियल बॉडी और द कॉसी जुडिशियल बॉडी। जो कोर्ट में जाने का अधिकार है, कोर्ट में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं और कोर्ट से हम रिलीफ और रेमेडी मांगते हैं। क्या मांगते हैं? रिलीफ और रेमेडी। अब लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद आप कोर्ट का रूट नहीं पकड़ पाएंगे। आउट ऑफ कोर्ट आप रेमेडी ले लो चलेगा, पर कोर्ट के थ्रू रेमेडी नहीं मिल पाएगा अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया तो, है ना। तो जल्दी बताइए, लिमिटेशन एक्ट लिमिट लगाता है कैसे? बाय प्रेस्क्राइबिंग वेरियस पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर वेरियस काइंड ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशन। आप लोग को याद होगा सेक्शन नंबर 3 मैंने तुम लोग को पढ़ाया था। सेक्शन 3 याद है तुम लोग को? सेक्शन 3 का कहना है कि एवरी सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड, एवरी अपील मस्ट बी प्रेफर्ड एंड एवरी एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन द लिमिटेशन पीरियड प्रेस्क्राइब्ड अंडर शेड्यूल 2 टू द लिमिटेशन एक्ट 1963। लिमिटेशन एक्ट के 1963 के शेड्यूल 2 में, है ना, सूट्स, अपील और एप्लीकेशन, एवरी काइंड ऑफ सूट्स, एवरी काइंड ऑफ अपील एंड एवरी काइंड ऑफ एप्लीकेशंस के लिए क्या बताए गए हैं? लिमिटेशन पीरियड। और सेक्शन 3 का कहना है जो भी लिमिटेशन पीरियड बताए गए हैं उसी के अंदर आपको सूट है तो इंस्टीट्यूट कर देना चाहिए, अपील है तो प्रेफर कर देना चाहिए, एप्लीकेशन है तो आपको बना देना चाहिए विद इन द लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन पीरियड एक बार एक्सपायर हो गया, इट विल बी टाइम बार्ड और फिर कोर्ट आपका केस लेगा नहीं। ये बात समझ में आ गया? ये मैंने पिछली क्लास में सब कुछ बता दिया है, ठीक है जी। आज मुझे कहां से पढ़ाना जल्दी बताओ। आज हमें पढ़ना है यहां से। ये है ना सेक्शन 6, सेक्शन 7, 8 एंड 9, है ना। 6, 7, 8, 9 लगातार है ना, ठीक है। 6, 7, 8, 9 लगातार। शांति से सुनते रहना, ये थोड़ा टेक्निकल है, तभी तो पिछली क्लास में छोड़ दिया था कि फ्रेश ढंग से हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, है ना। उस समय तो तुम लोग बेहोश होश होने लगे थे पिछली क्लास में, याद है ना, मुझे एक्सपायर करने के चक्कर में थे तुम लोग, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, कहीं लिमिटेशन एक्ट मेरे ऊपर लगा दिया तो आज एकदम फ्रेश हो ना तुम लोग, क्योंकि एकदम टेक्निकल होने वाला है। हम आज भी फ्रेश नहीं, बात खत्म। क्या फ्रेश हैं? अच्छा, कुछ बच्चा कुछ ज़्यादा ही फ्रेश नहीं हो रहा बाहर, मुझे लग रहा है वो लोग बस बाहर। देखो तो तुम्हारे आसपास की जनता सब गायब है या सब आ गया है? देखो तो गांव से कुछ पड़ोसी गायब हैं, गायब है ना। मैं समझ गया, वो लोग छोले भटूरे खरीद लिया होगा, बाद में पॉकेट में डाला, हाँ तो पैसा ही नहीं है, प्लेट धो रहा होगा बैठ के, तभी तो लेट हुआ है ना। चलिए सुनिए, अब बस इतना करो, जब तक इतना कुछ पढ़ जाओ। अब हेडिंग के साथ, पहले हेडिंग तो पढ़ना बहुत जरूरी है। हेडिंग पढ़ो पहले, हेडिंग पढ़ो, हेडिंग हेडिंग। जल्दी। तीन लाइनें पढ़ो।
पढ़ लिया? चलिए जी, बाकी 6, 7, 8 अपील पे नहीं लगता है ना। सुनो सुनो, अब मैं एक कॉन्सेप्ट तुमको समझाने जा रहा हूं, उसको अच्छे से समझना। सबसे पहले जनरल रूल फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दूं। सेक्शन 3 का कहना है एवरी सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड, एवरी अपील मस्ट बी प्रेफर्ड, एवरी एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर शेड्यूल 2 टू द लिमिटेशन एक्ट 1963। ये है ना। अब इसका एक एग्जाम्पल मैंने बनाया था, आप लोग को याद हो, सेक्शन 3 का। मालूम चला कि यहाँ पे लोन दिया गया, और लोन कितने साल के लिए दिया गया? 1 साल के लिए। तो लोन कब रिटर्न हो जाना चाहिए था? 1 साल के बाद। लेकिन 1 साल के बाद डेटर ने क्रेडिटर का लोन नहीं लौटाया, तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। अब क्रेडिटर केस करेगा किसके ऊपर? डेटर के ऊपर। केस करने का जहां राइट आया उस पर लिमिटेशन पीरियड लग जाता है। मान लीजिए लिमिटेशन पीरियड 3 साल है, तो लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग शुरू हो गई आज से। याद रखना, लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग उस दिन से स्टार्ट होती है जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। तो सबसे पहले लिखो कहीं पर कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, लिखो। लिखिए कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन लिखो जल्दी। कॉज ऑफ एक्शन इज इक्वल टू, लिखिए, यह कॉज ऑफ एक्शन मीन्स, चलेगा। कॉज ऑफ एक्शन मीन्स द रीजन, REASON, रीजन समझे ना, REGION वाला मत समझ लेना, है ना। REASON समझ में आ गया क्या, है ना। रीजन का मतलब कारण, ठीक है। लिखो क्या लिखा? कॉज ऑफ एक्शन मीन्स द रीजन विच एनफोर्स्ड, ENFORCED, which enforced the plaintiff to take the judicial action, against defendant, to take the judicial action against defendant, लिखे, which enforced the plaintiff to take the judicial action against the defendant। आप जानते हैं किसी भी केस में 2 पार्टी होते हैं, जो केस करता है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं, जिस पर केस होता है उसको डिफेंडेंट बोलते हैं। इतना तो जानते हो तुम सब, ठीक है। तो याद रखना, लिमिटेशन पीरियड केस करने के राइट पर क्या लगाता है? रोक। तो केस करने का राइट तो प्लेंटिफ के ऊपर है, इसका मतलब ये एक्ट किसके ऊपर लगता है? प्लेंटिफ के ऊपर, लिख, है ना। तो तुम एक चीज और लिख लो, कॉज ऑफ एक्शन लिख रहे हो ना, फुल स्टॉप लिखे, उसके बाद लिखो द लिमिटेशन पीरियड काउंटिंग, the limitation period counting starts from the date on which cause of action had arisen, on the date on which cause of action had arisen, ARISEN, ठीक है। The date on which the cause of action had arisen, लिखा, समझ में आ गया। तो लिमिटेशन पीरियड काउंटिंग कब से स्टार्ट होती है? जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। देखो तो इस केस में कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ? एक बात बताओ, अगर डेटर ने पैसा वापस कर दिया होता तो क्रेडिटर केस नहीं करता। क्रेडिटर ने केस क्यों किया? चूंकि डेटर ने पैसा वापस नहीं किया। किस दिन वापस नहीं किया? तो 1 जनवरी 2011 को वापस नहीं किया। तो 1 जनवरी 2011 इज द कॉज ऑफ एक्शन डेट। और तुम देखो कॉज ऑफ एक्शन नीचे अराइज हुआ, ऊपर मैंने लिमिटेशन पीरियड काउंटिंग शुरू कर दी है। चार्ट देख ही नहीं रहे हो तुम लोग, ये देख नहीं रहे हो, लिमिटेशन पीरियड काउंटिंग शुरू कर दिया मैंने। यहाँ पर देखो, ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, लिमिटेशन पीरियड काउंटिंग स्टार्ट। कितने साल तक चलेगी? 3 साल। तो इसका मतलब क्रेडिटर, इस केस में क्रेडिटर कौन है? प्लेंटिफ, बेचारा क्रेडिटर को पैसा वापस नहीं मिला तो वही केस करेगा, है ना। वो इस 3 साल में केस कर सकता है। लेकिन एक बार 3 साल गुजर गया है, 1 जनवरी 2014 हो गया, तो अब वो केस कर पाएगा नहीं, चूंकि इसका केस क्या हो चुका है? टाइम बार्ड। ये जनरल रूल सबको पता है। ये सेक्शन 3 था। क्या था? सेक्शन 3। चार्ट बना हुआ तुम्हारे बुक में। चलो अब एकदम शांति से सुनना, चूंकि ये टेक्निकल है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ काफी टेक्निकल है। आइए इधर देखिए, सुनिए। काउंटिंग ऑफ, अरे यार ये तो मेरा लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसका निब बदल के देखना। ये है, मंगवाओ। ये लगता है ये खराब हो गया। फिर भी तुम लोग थोड़ा सा टूटे फूटे हैंडराइटिंग में समझ लोगे ना। मैं साथ साथ ऑडियो फाइल भी जोड़ रहा हूं, ठीक है। काउंटिंग
ये एन ही को दिक्कत हो जाएगा। काउंटिंग ऑफ लिमिटेशन पीरियड, ठीक है, समझ लोगे ना, काउंटिंग ऑफ लिमिटेशन पीरियड। अब ये दो तरीके से है ना। पहले तो है नॉर्मल कोर्स। नॉर्मल कोर्स मतलब नॉर्मल कोर्स में कैसा होगा, ये आर ये सब समझ जाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं तो नॉर्मल कोज मत समझ लेना। नॉर्मल कोर्स में सेक्शन 3 लगेगा, और सेक्शन 3 क्या बोलता है कि लिमिटेशन पीरियड कहाँ से काउंट होता है, तो फ्रॉम, बोलो, फ्रॉम द डेट, फ्रॉम द डेट, है ना, ऑन विच, बोलो, ऑन विच कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज। ये तो सब समझ रहा है, ये है जनरल रूल सेक्शन 3। लेकिन अब मुझे सेक्शन 3 तो पढ़ाना नहीं है, सेक्शन 3 तो पढ़ा चुका हूं, मुझे क्या पढ़ाना आज, सेक्शन 6, 7, 8। तो सेक्शन 6, 7, 8 नॉर्मल कोर्स नहीं है, ये तब है जब जो, हाँ याद रखना, पहले ये एक्ट किसके ऊपर लगता है, प्लेंटिफ। ये भी लाइन कहीं लिख लो, लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज ऑन प्लेंटिफ, क्योंकि प्लेंटिफ के पास ही केस फाइल करने का राइट है ना। देखिए लिमिटेशन पीरियड, ऐसे लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज ऑन प्लेंटिफ, डिफेंडेंट पर थोड़ी लगेगा, डिफेंडेंट के ऊपर केस होगा। क्या लिखा, लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज ऑन प्लेंटिफ, लिख लिया, लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज ऑन प्लेंटिफ। प्लेंटिफ मतलब जो केस करता है, कंप्लेंट से बना प्लेंट, प्लेंट से बना प्लेंटिफ, ठीक। आइए इधर देखो, इफ प्लेंटिफ, इफ, अरे यार, इफ प्लेंटिफ, अब ठीक है, इफ प्लेंटिफ सफर्स फ्रॉम लीगल डिसेबिलिटी, एलडी लिखना समझना, लीगल डिसेबिलिटी, याद रखना सेक्शन 6, 7, 8 तभी लगेगा जब ये हो, इफ प्लेंटिफ सफर्स फ्रॉम लीगल डिसेबिलिटी। तो याद रखना फिर तुम्हारा लगेगा सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8। बात समझ में आ गया। और फिर ये क्या बोलता है, सो सुनो इधर देखो, जो इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, ये फिर बोलेगा कि लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग फिर कॉज ऑफ एक्शन की डेट से नहीं, जिस दिन उसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म होगी तब काउंटिंग शुरू होगा। उसको समझना, पहले से पीछे कारण समझो। लीगल डिसेबिलिटी पहले होता क्या, सो सुनो, अरे लिखना बाद में, पहले सुन लो। लीगल डिसेबिलिटी क्या होता है, पर्सन अपॉन साउंड माइंड। अब एक बात बताइए, जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस दिन पागल था, तो उसको तो समझ में नहीं आया कि उसका राइट भी अफेक्ट हुआ है। तो भाई इंतजार करो उसको नॉर्मल बनने में, जिस दिन उसका पागलपन खत्म हो जाएगा तब उसको एहसास होगा कि मेरा राइट अफेक्ट हुआ और मुझे केस करना चाहिए। तो जिस दिन उसकी लीगल डिसेबिलिटी राइज होगी वहां से लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग शुरू होगी और पूरा 3 साल मिलेगा। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, फिर लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग कहां से होगी, फ्रॉम द डेट ऑन विच लीगल डिसेबिलिटी सीजेज का मतलब खत्म हो जाना। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा, पहले उतार लो। ये समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस, नॉर्मल कोर्स की कहानी अलग है और इसकी अलग। लीगल डिसेबिलिटी का मतलब पर्सन अपॉन साउंड माइंड, लुनैटिक, माइनर कोई थोड़ी बन जाएगा। हाँ मतलब ये बोल सकते हो कि माइनर था उस दिन वो, ये है ना। हटाऊं, तो सेक्शन 3 और सेक्शन 6, 7, 8 में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया। एलडी का मतलब लीगल डिसेबिलिटी, फुल फॉर्म लिखना तुम लोग।
लुनैटिक समझते हैं क्या होता है? पागल टाइप का। ड्रंकर्ड, जो तुम शाम में होते हो। और पर्सन ऑन साउंड माइंड, पागल ही हो गया पूरा, डिक्लेयर्ड हो तो, है ना। चलिए हटाऊं। तो याद रखिएगा, अगर लीगल डिसेबिलिटी है तो फिर कॉज ऑफ एक्शन की डेट से नहीं लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग होगी। कहां से होगी? जिस दिन लीगल डिसेबिलिटी क्या होगी, खत्म होगी। बात समझ में आ गया? उसका कारण है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर मान लीजिए जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस दिन वो पागल है, तो उसको फील ही नहीं होगा कि उसका राइट अफेक्ट हुआ, तो केस कहां करेगा? तो इंतजार करो भाई, पहले उसका लीगल डिसेबिलिटी खत्म होने दो और तब 3 साल दो। अगर मान लीजिए 3 साल है तो अच्छा ही जरूरी है कि 3 साल ही होगा, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग लिमिटेशन पीरियड है। मैंने एग्जाम्पल में क्या लेके चल रहा हूँ, 3 साल। चलिए एक एग्जाम्पल बनाओ अब लीगल डिसेबिलिटी वाला, बोलो। चलो भाई आइए अब लीगल डिसेबिलिटी वाला एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ तुम्हें। फिर पहले तो कहानी सेम कर दे रहा हूँ सारा, देखो तो सेम कहानी है। ये सेक्शन 3 था, अब इसमें मैं डालूंगा क्या, सेक्शन 6 डालूंगा। 7, 8 भी उसी से जुड़ा हुआ है लेकिन मेन सेक्शन 6 है। आइए इधर देखिए, सेक्शन 6 ही ये बात बोलता है कि जब भी लीगल डिसेबिलिटी अगर हो गया तो भाई लिमिटेशन पीरियड काउंटिंग फिर कॉज ऑफ एक्शन की डेट से नहीं, जिस दिन लीगल डिसेबिलिटी खत्म होगी वहां से। तो देखिए इधर देखिए, पर इसके लिए बहुत जरूरी है कि लीगल डिसेबिलिटी कब हो। लीगल डिसेबिलिटी कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से पहले या उस दिन तक हो, उसके बाद नहीं। ये बात जरा ध्यान देगा। अब देखो मैं लीगल डिसेबिलिटी डाल रहा हूं। मान लो इस केस में प्लेंटिव कौन है, क्रेडिटर जिसने लोन दिया है। क्रेडिटर इस तारीख को पागल हो गया मान लो, तो तुम देखो जिस दिन मैंने पागल किया है कॉज ऑफ एक्शन से पहले पागल कर दिया इसको। अरे देखो, देख रहे हैं ना कहां डाला ये कॉज ऑफ एक्शन से पहले क्या कर दिया, उसको पागल कर दिया। देखो यहां पर लीगल डिसेबिलिटी स्टार्ट्स और लीगल डिसेबिलिटी यहां पर आगे खत्म हुआ है। तो आप मुझे बताइए लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग नॉर्मल काउंटिंग होगा सेक्शन 3 वाला या 6 वाला? तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगा। देखिए एक नया 3 साल मिलेगा जो आगे तक जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जब मैं बोल रहा हूं? क्लियर है? समझ में आया कैसे कैसे हुआ? कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। जैसे मैं इसमें डेट डाल देता हूं, डेट डालूंगा तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए इधर देखो, जैसे मैं इसमें डेट अगर डालूं तो बताओ कब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, 1 जनवरी 2011 को। तो मैं ये कर देता हूं कि मान लो ये 15 जून, अरे यार जून ही लिखा जाए, जून का ऊ नहीं लिखा पा रहा है ना। 15 जून समझ गया, 15 जून समझ गए। 15 जून 2010 को मालूम चला, अरे बाप रे इसकी स्थिति तो बिगड़ती जा रही है। अब ठीक है, 15 जून 2010 को ये क्या हो गया बोलो, लुनैटिक हो गया, ड्रंकर्ड हो गया। ड्रंकर्ड हो तो क्या गया, मतलब पागल हो गया, तुम पागल वाला ज्यादा समझो, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो गया। अब उसका पागल खाने में इलाज कराने के लिए भेजा गया। भेजने के बाद इसकी लीगल डिसेबिलिटी मान लीजिए यहाँ पर 1 जनवरी 2014 है ना, तो मान लो 15 जून 2013 में इसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो गई। तो बताओ तो कब तक जाएगा? अभी 3 साल यहाँ से मिलेगा। तो 15 जून 2016 तक आपका ये इसका लिमिटेशन पीरियड चलता रहेगा। केटर आराम से केस कर सकता है, क्योंकि केटर को ही केस करना है और केटर खुद ही पागल है तो कैसे केस करेगा? तो पागलपन खत्म होने के बाद ना, 1 सेकंड और रुक जाइएगा, बस 1 सेकंड बस। अब जरा ध्यान से सुनो एक बात और, इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझिए। आप ये मत समझिए कि कोई फैसिलिटी दिया गया है। देखो 1 जनवरी 2011 को लीगल डिसेबिलिटी मतलब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, लेकिन इस दिन तो ये पागल है। अरे उससे पहले पागल कर दिया ना उसको मैंने, तो उस दिन तो पागल है वो। तो इस दिन जैसे डेटर पैसा नहीं दिया तो उसको फील होगा कि पैसा नहीं मिला, उसको तो कुछ याद ही नहीं है, ना वो मांगा ना सामने वाले ने दिया। हाँ लेकिन जब 15 जून 2013 को नॉर्मल हो गया तो याद आया, अरे डेटर पैसा लिया था दिया नहीं, और उसको देना तो बहुत पहले चाहिए था। फिर डेटर को फोन किया, क्या भाई पैसा दे दिए क्या? मेरे घर वाले को तो पैसा देते तुम। कहा नहीं नहीं दिया तो नहीं दिया तो केस होगा, नहीं दिया तो केस होगा। तो अब उसको सब समझ में आ रहा है कि मुझे केस करना चाहिए, और केस करने के लिए कितना साल मिलता है, मान लीजिए 3 साल, तो इसको नया 3 साल मिलेगा। क्योंकि ऑर्डिनरली जहां से 3 साल मिलना चाहिए था उस दिन तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसको केस करना भी चाहिए। बात समझ में आ गया? ये याद रहेगा तुम लोग को। हाँ पूछो जो बच्चा क्या पूछना चाह रहा है।
2012 में, सुनो, अभी मैं बताना नहीं चाह रहा था, रोक के जानबूझ के रखा हुआ था, लेकिन पूछ दी तो मुझे बताना पड़ेगा। ऐसे मैंने हिंट दे दिया था कि याद रखिएगा, ये लीगल डिसेबिलिटी कॉज ऑफ एक्शन से पहले होना चाहिए, तब 6, 7, 8 लगता है। अब ये बोल रही है लीगल डिसेबिलिटी के बाद पागल होने का, उसके लिए सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 मैंने बचा के रखा हुआ है, समझे? तो भाई अभी मैं सेक्शन 9 भी डाल दूंगा बीच में, तुम्हारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बस तुम इतना समझो 6, 7, 8 तब लगता है जब लीगल डिसेबिलिटी कॉज ऑफ एक्शन से पहले आ जाए। क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन से पहले आएगा तब कॉज ऑफ एक्शन के दिन वो पागल होगा या लीगल डिसेबिलिटी में रहेगा, और तब उसको फायदा देंगे। अब जैसे पूछ ही ली तो मैं बता ही देता हूं, अब यहाँ पे आगे पागल होगा तो यहाँ तक क्या पागलपन का इंतजार कर रहे थे? केस क्यों नहीं किए? ये तो तुम, मैंने बोला ना लॉ किसकी मदद करता है? जो लोग जागरूक होते हैं। तो तुम इसका मतलब इंतजार कर रहे थे कि मैं पागल हो जाऊंगा, मजा आएगा। अरे भाई तुम्हारा राइट अफेक्ट हुआ, तुमको केस करना चाहिए था बीच में, तुम ठीक थे ना यार बीच में, नहीं केस किए तो कुछ नहीं मिलता है। सेक्शन 9 वही पढ़ाऊंगा कुछ देर में, तो ये फैसिलिटी नहीं है, बताऊंगा बीच। मतलब मुझे रोकने दो, किसी यहाँ तक आया हुआ है, मैं रोकना चाह रहा हूँ। सेक्शन 9 भी तो मुझे ही पढ़ाना है ना, लेकिन यहाँ तक आया हुआ पर मैं रोक के चल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं बोल दिया 6, 7, 8 समझ में नहीं आएगा। पहले 6 समझ में आ गया? 6 क्या कहता है जल्दी बोलो। कि अगर ने रुको ऐसे ही बोला करो तो याद रहेगा, कॉज ऑफ एक्शन से पहले लीगल डिसेबिलिटी हो गया तो भाई अब सेक्शन 3 नहीं लगेगा, 6 लगेगा। और 6 बोलता है इंतजार कर, जब लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाए तो लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग स्टार्ट होगी। चाहे वो 3 साल की हो तो 3 साल, 8 साल की हो तो 8 साल, 12 साल की हो तो 12 साल, 1 साल की हो तो 1 साल। अपने एग्जाम्पल में कितने का था? 3 साल का, तो मैंने 3 साल ही दिया उसको। हटाऊं क्या? चलो अब लाइन, ये भी चार्ट बना होगा तुम्हारा, लीगल डिसेबिलिटी वाला बना है, उसमें डेट डाल दो तो। अच्छा डेट तो यहाँ से भी हट गया। अब ये लो, तो कोई भी डेट तुम डाल सकते हो ऐसे। चलो ये जो मैंने डाला वो डेट डाल दो। और यहाँ पे एक चीज लिख देना, यहाँ लिखना तो लीगल डिसेबिलिटी अराइजेज। यहाँ क्या लिखोगे? लीगल डिसेबिलिटी अराइजेज। यहाँ ना ये क्या है? लीगल डिसेबिलिटी अराइजेज। और यहाँ क्या लिखोगे? लीगल डिसेबिलिटी सीजेज। यही है ना? ये क्या है? एलडी सीजेज। और यहां पर क्या हुआ है बोलो? यहां पर एलडी स्टार्ट्स। पंद्रह जून 2010 को लीगल डिसेबिलिटी स्टार्ट हुआ है और 15 जून 2013 को लीगल डिसेबिलिटी सीज हुआ। तो जिस दिन सीज हुआ वहां से 3 साल मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हटाऊं? लिख लिया? डेट वेट लिख लिया? तो अब इसका 14 में जाके लिमिटेशन पीरियड खत्म होगा कि 16 में? 16 में। चलिए अब सेक्शन 6 एक बार पढ़ लीजिए आप। जैसे माइनर का एग्जांपल है उसमें। अच्छा एक बात बताइए, अगर आदमी का जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस दिन वो माइनर था तो तुरंत केस कैसे करेगा वो? तो थोड़ा उसमें मेजर होने का इंतजार होगा। अच्छा जिस दिन मेजर हो जाएगा फिर से 3 साल। अरे केस करने लायक रहेगा तभी ना कोई केस करेगा यार। तो जिस दिन लायक बनेगा वहां से 3 साल। 3 साल एग्जाम्पल में मैं बोल रहा हूँ बार बार, जो भी लिमिटेशन पीरियड हो, याद रहेगा। आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताओ, ये बॉक्स में मैंने रखा बड़ा बढ़िया है। एक आदमी को मान लो लीगल डिसेबिलिटी हुआ, पहले वो पागल हुआ, पागलपन खत्म होने के बाद मालूम चला पागलपन खत्म हो ही रहा था कि हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल में चला गया। और हॉस्पिटल में गया तो उसको बोल दिया गया कि लूनेटिक है अभी, मतलब पागलपन से थोड़ा ही नीचे आया अभी। फिर उसके बाद मालूम चला कुछ हो गया, ये ऐसे उठा लो माइनर, पहले वो माइनर था, माइनर से मेजर होता उससे पहले पागल हो गए। अब बताओ क्या होगा? याद रखना जब सारी डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी तब। अब फिर बच्चा कुछ पूछेगा, सर बीच में कुछ दिन छूट के हुआ, तो 20 दिन छूट गया तो लिमिटेशन पीरियड काउंटिंग स्टार्ट हो गई होगी। एक बार स्टार्ट हो जाता तो रोक नहीं पाएगा कोई। सेक्शन 9 यही बोलता है। मतलब क्या? फिर वही बात बोलूंगा, मतलब तुम माइनर से मेजर हुए, अब फिर क्या मतलब पागल होने का इंतजार कर रहे थे तुम? एक बार लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग शुरू हुई तो उसको फिर रोक नहीं सकता कोई। वो सेक्शन 9 बोलता है, हम बाद में पढ़ेंगे। तो याद रखना, अगर बहुत सारी लीगल डिसेबिलिटीज हैं तो इंतजार करो सारे लीगल डिसेबिलिटी के खत्म होने का। कहां लिखा हुआ ये वर्ड, सारे लीगल डिसेबिलिटी के खत्म होने का? ऑल, आल, ऊल, है ना? ऑल, आल, ऊल, है ना? तीनों है, जो भाषा जिसको समझ में आता हो। कुछ लोग आल वाले होंगे, कुछ लोग ऑल वाले होंगे, कुछ लोग ओल वाले होंगे, है ना? मैंने देखा कुछ लोग बोलते ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मैंने कहा ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट होता है? ऑल द बेस्ट का मतलब है तो ऑल तो एक सब्जी का नाम है,
नहीं जानते हैं आप? ठीक है, तुम लोग कुछ और बोलते होगे उसको। सेक्शन नंबर 7 पढ़ो जल्दी से, फंस गए तुम लोग अब, सेक्शन 7 में फंस गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या मालूम है? जॉइंट राइट। आ जाओ इधर देखो, इधर देखो। ए प्लस बी दोनों ने मिल के लोन दिया, दोनों ने मिल के क्या दिया? लोन दिया मिस्टर सी को। तो एक बात बताइए, क्या सी से लोन वापस लेने का अधिकार ए का है या बी का है या दोनों का है? तो क्या जॉइंट राइट है? तो बोलो, अगर सी लोन वापस ना करे तो केस करने का राइट सिर्फ ए का है, सिर्फ बी का है या दोनों का है? तो याद रखना, सुन लो अब इधर। अब चक्कर ये है कि इसमें से बी को लीगल डिसेबिलिटी हो गया। बी को थोड़ा लीगल डिसेबिलिटी कर देता हूं, रुको। आदमी होते हुए झुमका पहने हुआ है ना, पूरे मुंह पे वो भी, तो इसका मतलब उसको क्या है? लीगल डिसेबिलिटी। इसको बाद में क्या हो गया? लीगल डिसेबिलिटी। अब बताओ मुझे क्या होगा? क्या सेक्शन 6 का फायदा दोगे? मतलब सेक्शन 6 लगाओगे या 3 चलता रहेगा? क्योंकि दोनों में से एक अभी लीगल डिसेबिलिटी है, दूसरा तो ठीक है। क्या 3 से चलाओगे या 6 का फायदा दोगे? 6 का फायदा दोगे? कितने लोगों को लग रहा है कि 6 का फायदा मिलेगा? 6 का फायदा मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कोई और बोल दो, 9% रिजल्ट ही हो जाएगा सीएस का। ठीक है ना? कितने लोग बोल रहे हैं सेक्शन 6 का फायदा नहीं मिलेगा, 3 से ही चलेगा, क्योंकि एक तो ठीक है। अच्छा, बाकी जो लोग कहीं हाथ नहीं उठाए है, क्या फिजिक्स ढूंढ रहे हैं यहाँ पे? और D2H वाला बच्चा सब तो कुछ बोलेगा नहीं, उन लोग से थोड़ी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ फेस टू फेस वाले को पढ़ा रहा हूँ। उन लोग तो देखने आए हैं कि आदमी कैसा लगता है देखने में, हैं? बी को तो मिलेगा। अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा सुनो, अब याद रखिएगा, एक्चुअली ना जितने लोगों ने हैंड रेज किया है, जो हाथ कहीं नहीं उठाया वही चमत्कारी था, क्योंकि दोनों ही गलत हो गए हैं। ये इसका आंसर जो है वो क्या है? सिचुएशनल है। क्या है? सिचुएशनल। अब जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, फॉर फाइलिंग द केस, क्योंकि सारा कहानी तो केस पे ही है, लिमिट फाइलिंग समझ जाओगे ना? फॉर फाइलिंग द केस, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। इफ बी, जो बी है, बीज कंसेंट नेसेसरी है, इज समझ जाओगे, इज नेसेसरी मतलब ये जरूरी है, मतलब वो अकेले केस, ए अकेले केस नहीं कर सकता। मान लो एग्रीमेंट इस तरीके का था कि ए अकेले केस नहीं कर सकता, तब तो भाई ए को भी रुकना पड़ेगा। तो क्या यहां पर फिर सेक्शन 6 मिलेगा? सेक्शन 6 विल अप्लाई। सेक्शन 6 विल अप्लाई का मतलब अब वेट करो कि बी पहले ठीक होगा तभी कुछ होगा। अच्छा, बी ठीक होगा तो 3 साल मिलेगा नया, नहीं समझे? लेकिन अगर बी का कंसेंट जरूरी नहीं है तो केस करने के लिए, बीज कंसेंट नॉट नेसेसरी, मतलब उसमें एग्रीमेंट में ए बी का एग्रीमेंट था कि तुम अकेले भी केस कर सकते हो, नॉट नेसेसरी, तो बोलो तब तो भाई सेक्शन 3 लगेगा ना। एक तो ठीक है ना, सेक्शन 3 विल अप्लाई, अपना नॉर्मल ही काउंटिंग होगी, क्योंकि ए तो है ना, और ए को केस करने के लिए किसी से पूछना भी नहीं था, ए केस कर देगा। अरे केस करना मात्र है, चलेगा कितना साल उससे फर्क नहीं पड़ता है। लिमिटेशन एक्ट ये थोड़ी बोलता है केस खत्म हो जाना चाहिए इतने दिन में, वो क्या बोलता है? केस हो जाना चाहिए इतने दिन में। बात समझ में आ गया? उतार डालो।
देखता हूँ भाई, क्या पता वो भी गड़बड़ निकले। पहले तुम लोग चार्ट उतार लो। यहाँ पे आपको ना लोन के पहले लिख देना तो जॉइंट लोन है ये ना, ये भी कहीं का हिल रहा है, वो सफाई में ही गड़बड़ हो गया ये। मैं देखता हूँ, ये समझ में आया? हटाऊं? तो लोन कैसा था एग्जैक्टली? जॉइंट लोन है ना। एक बार मैं कुछ लिख के देखता हूँ। मिला जुला के ठीक चल रहा है नहीं? और कुछ क्या लिखूं बताओ? कि आम लिखूं? आर लिखूं? हाँ आर। आर में क्या, कोई वैसा वर्ड बताओ जिसमें बीच में आ रहा है। आर कहाँ है इसमें? कुमार में। ठीक है, कुछ हद तक उससे तो ठीक ही है। इसका मतलब इसका जो है, हाँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वाह, कौन महानुभाव, कौन बड़ा आदमी है। अच्छा, इसके नाम से छपवा दो भाई, है ना। चलिए सेक्शन 7 खत्म। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 8। क्या आ जाइए? सेक्शन नंबर 8। सेक्शन में 8 पूरा पढ़ जाओ आप, 2 लाइन में पढ़ना है। इसको अलग करो, इसको अलग करो। एक जनरल रूल है, एक एक्सेप्शन। पढ़ लिया? चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, शांति से सुनो। कुछ नहीं कहता है ये, कहता है कि अगर सेक्शन 6 का फायदा लिया ना तो बस 3 साल का देंगे। कितने साल का देंगे? 3 साल का, बस बात खत्म। जैसे मान लो ऑर्डिनरी लिमिटेशन ऑफ पीरियड, आपको याद होगा कहीं 15 साल भी होता है, कहीं 30 साल भी होता है, मालूम चला। सुनिए सुनिए, ऑर्डिनरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन, सुनिए इधर देखिए, इधर देखिए। ऑर्डिनरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका था मान लो 7 साल, लेकिन अगर सेक्शन 6 का बेनिफिट लिया ना तो जो नया लिमिटेशन पीरियड मिलता है वो सिर्फ 3 ही का मिलेगा। मतलब एक राइट के साथ साथ क्या कर दिया, डिस्काउंट भी दे दिया। मतलब डिस्काउंट ही है ना एक तरीके से, कि राइट मिलेगा लेकिन फिर तो तुम सोचोगे 7 साल है तो फिर से 7 साल मिल जाएगा, तो नहीं, फिर 3 मिलेगा। अच्छा मान लो लिमिटेशन पीरियड 2 ईयर्स का था तो 2 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम 3 ईयर्स। नहीं समझे आप? इसमें तो कहीं लिखा होगा, क्या लिखा है? मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स। मतलब अगर आपको नॉर्मल लिमिटेशन पीरियड 12 महीने का है तो 12 महीने, 24 महीने का है 24 महीने, 36 महीने है 36 महीने, लेकिन 48 महीने है तो भी 36 महीने, है ना। एक्चुअल लिमिटेशन पीरियड और 3 ईयर्स, विच एवर इज लेसर तक का ही मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि तुमने सेक्शन 6 का बेनिफिट लिया है ना। नहीं समझे आप? अब मान लो कोई आदमी का 15 साल है लिमिटेशन पीरियड, पहले वो पागल हो गया, एक तो 30 साल के बाद ठीक हुआ, अब फिर कह रहा 15 साल और दो। अरे यार, एविडेंस, वो जो तुम लोग जस्टिफिकेशन दिया था कि एविडेंस खत्म हो जाता है, वो तो खत्म हो ही गया हो। तो अगर वो लीगल डिसेबिलिटी खत्म होता है तो उसके बाद बस हम कितना देंगे? 3 साल, मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स। अच्छा, इस हाउएवर में एक लाइन है, पढ़ो तो। पढ़ लिया? एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ 2011 में, 2011 में, बात समझ में आ गया? कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ? 2011 में। अरे यार कोई दिक्कत, 2011 में, ठीक है। मान लीजिए 15 साल का था, तो 15 साल नॉर्मल लिमिटेशन पीरियड था, तो कहां तक जाएगा ये? 2026 तक। ये कितना साल का है? 15 साल। तो ये जब तक मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं सेक्शन 3 लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? सेक्शन नंबर 3 लिख रहा हूं। सेक्शन 3 के हिसाब से 2026 तक जा रहा है। अब तुम देखो जो मैं बताने जा रहा हूं। अब इसमें मैं जोड़ता हूं तुम्हारा कौन? वही लीगल डिसेबिलिटी। मान लो यहां लीगल डिसेबिलिटी अराइज हुआ, है ना। मान लीजिए 2010 में लीगल डिसेबिलिटी अराइज हुआ और 2012 में जाके ख़त्म भी हो गया। तो अगर तुम सेक्शन 6 का बेनिफिट लोगे तो यहाँ से 3 ही साल मिलेगा, तो 3 साल मिलेगा तो 2015 में ख़त्म हो जाएगा एज पर सेक्शन 6। तो अब बताओ मुझे, तुम्हारा 2015 होगा या 2026 होगा? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ सेक्शन 6 का बेनिफिट लेना जरूरी है कि तुम्हारा मन है? क्योंकि इस केस में तो मैं क्या कहूँगा, नहीं लेना है सेक्शन 6 का बेनिफिट, नहीं लेना। मैं नॉर्मल चलूँ तो 2026 तक जाऊँगा। नहीं समझ में आया लोग को? अरे जो ऑर्डिनरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, ये सेक्शन 3 क्या होता है? ऑर्डिनरी
अरे ऑर्डिनरी है ना, जब ऑर्डिनरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन ही 2026 तक ले जा रहा है तो हम क्यों सेक्शन 6 का बेनिफिट लेके अपना ही राइट खराब करेंगे? तो क्या सेक्शन 6 लेना मैंडेटरी है या आपकी मर्जी है? आपका मर्जी है लेना तो लीजिए, नहीं लेना तो मत लीजिए। अरे लॉ के अंदर प्रोविजंस राइट्स बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, राइट्स घटाने के लिए थोड़ी दिए जाते हैं। आप बात समझ में आ रहे कैसे कैसे हुआ ये सब चीज़? तो वही लिखा हुआ है कि हाउएवर इफ द ऑर्डिनरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन ही इससे ज़्यादा जाके एक्सपायर हो रहा है तो फिर हम नॉर्मली लेना चाहेंगे, हम सेक्शन 6 का बेनिफिट लेना चाहेंगे नहीं। क्लियर है जी? देखो यहाँ लिखा है फिर ऑर्डिनरी पीरियड ही आपको अलाउ कर दिया जाएगा। और ऑर्डिनरी पीरियड कहाँ तक जा रहा है? ऑर्डिनरी पीरियड मतलब सेक्शन 3। ऑर्डिनरी पीरियड का मतलब सेक्शन 3 लिख लो भाई, सुन क्या रहे हो? ठीक है, एग्जाम्पल मैंने देता हूँ 15 साल, ये साल क्यों 15 साल वाला एक नहीं था मॉर्गेज मॉर्गेजी वाला? देखो तो कितना साल का था मॉर्गेज मॉर्गेजी वाला? 30। 15 वाला भी है क्या कोई? 12 है। तो अलग अलग तरीके का अलग अलग लिमिटेशन पीरियड है। चलिए जी, एक केस हुआ, जरा पढ़ो तो। एग्जाम में ऐसे केस आता है, मनोज मर गया 3 अगस्त को और उसके पास एक राइट था कि वो किसी पे केस कर सकता है, लेकिन अब तो मर गया। मरने के बाद पिताजी की सारे राइट्स किसको मिलते हैं? बेटा को। पर बेटा 15 साल का अभी, तो बेटा तो केस कर नहीं सकता। तो आप बताओ सेक्शन 3 लगेगा कि 6 लगेगा? 6, क्योंकि बेटा के पास राइट आया पर बेटा चल रहा है लीगल डिसेबिलिटी में, तो 3 साल इंतजार करो, 2019 से 3 साल मिलेगा, है ना? तो 2016 से ही लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा या 19 से? क्यों? क्योंकि 15 से 18 बनने में 3 साल तो अभी बाकी है। तो जब तक लीगल डिसेबिलिटी मतलब खत्म ना हो जाए तब तक लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी। ये बात समझ में आ गया ना? आसानी था ये तो। सेक्शन नंबर 9, अरे बाप रे ये तो बड़ा भयानक है। जरा देखो तो, 3 लाइन है बस, पढ़ो तो। पढ़ लिया? ये भी अपील पे नहीं लगता है। तो सेक्शन 6, 7, 8, 9 चारों में एक अच्छी बात है कि अपील पे नहीं लगता है ना? आ जाओ इधर देखो, इधर देखो। हाँ जी इधर देखिए आप। अब मैं तुम लोग को अच्छे से बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सब कुछ होता है, ठीक है जी? आप देखो, लीगल डिसेबिलिटी अराइजेस, अगर मैं इसको बोलूँ बिफोर और बहुत हुआ तो ऑन द डेट, ऑन द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, तो कहानी अलग है। लेकिन लीगल डिसेबिलिटी अराइजेस आफ्टर कॉज ऑफ एक्शन। यार ना, बिफोर होगा तो 6, 7, 8 है, आफ्टर हुआ तो सेक्शन 9 है। और सेक्शन 9 सीधा एक लाइन बोलता है, एक बार लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग शुरू हो गई तो फिर शुरू हो गई, बाद वाला लीगल डिसेबिलिटी उसको रोक पाएगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कोई पागल हुआ कॉज ऑफ एक्शन राइज होने के 2 दिन के बाद, तो ये तो आफ्टर में आ गया ही। और आफ्टर में आ गया तो सेक्शन 9 क्या बोलता है? क्योंकि देखिए 2 दिन के बाद आप पागल हुए तो 2 दिन में इसका मतलब लिमिटेशन पीरियड काउंटिंग शुरू हो गई होगी। अब शुरू हो गई तो शुरू हो गई, नॉर्मली जाएगा वो। अब कुछ लोगों को लगेगा सर ये तो अजीब बात है, कोई आदमी 2 दिन में तो केस करेगा नहीं, तो 2 दिन में केस कर सकता होता तो 3 साल क्यों दिया गया है? सेक्शन 5 भी एक चीज़ है दुनिया में, लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले होता है। सफिशिएंट कॉज दिखा के आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। सेक्शन 5 पढ़ाया था ना पिछली क्लास में, तो तुम लोग भूल क्यों जाते हो यार? अब सारे के सारे रिलीफ एक ही सेक्शन से ले लोगे तुम लोग कि जाइए उस सेक्शन में, क्योंकि ज़्यादा एक्सेप्शन क्रिएट करोगे तो जनरल रूल का इज्जत नहीं रहेगा। नहीं समझ रहे हैं आप? तो सेक्शन 9 बोलता है वंस द टाइम हैड बिगिन रन, मतलब एक बार वो रनिंग स्टार्ट हो गई तो नो फर्दर डिसेबिलिटी कैन स्टॉप इट, मतलब उसके बाद कोई अगर डिसेबिलिटी होता है तो उस रनिंग को स्टॉप नहीं कर पाएगा। एक बार रनिंग स्टार्ट हो गई तो रन होता ही रहेगा, नॉर्मल टाइम पीरियड पे जाके वो खत्म हो जाएगा। अगर तुमको लगता है कि लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो गई तो तुम केस कर लेना, लगता है नहीं खत्म हुई है या कोई परेशानी है तो सेक्शन 5 में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले करवा लेना, एक्सटेंशन ऑफ टाइम ले लेना सफिशिएंट कॉज दिखा के। अरे समझ में आया कि नहीं आया पहले बताइए आप? तो सुनो, ये लिखना है तुम लोग को, ये तो लिखना ही चाहिए।
COA का मतलब कोआ, कोआ है या कॉज ऑफ एक्शन? कॉज ऑफ एक्शन। लीगल डिसेबिलिटी अराइजेज भी लिखो, लीगल डिसेबिलिटी अराइजेज, वो सिर्फ लीगल डिसेबिलिटी लिख के छोड़ दिया, अराइजेज लिखी नहीं। हो गया, हटाऊं? अगर लीगल डिसेबिलिटी कॉज ऑफ एक्शन से पहले अराइज हुआ तो 6, 7, 8 का बेनिफिट है, लेकिन अगर बाद में अराइज हुआ तो नहीं भाई। वंस द लिमिटेशन पीरियड हैड स्टार्टेड काउंटिंग इट विल बी काउंटेड ऑर्डिनरली, वो नॉर्मल ही काउंट होकर रहेगा। बाद में कोई लीगल डिसेबिलिटी होगी तो ऐसे थोड़ी होता है, या ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, क्या कर लोगे, है कि नहीं? हटाऊं? आज दिमाग बहुत लगाना पड़ रहा है। इंडियन एविडेंस एक्ट भी ऐसा ही था, टेक्निकल टाइप का ही, ये भी थोड़ा टेक्निकल टाइप का ही है। अगला तो गजब का बोरिंग है, कुछ है ही नहीं। हटाऊं? चलिए देखिए, देखो क्या लिखा हुआ है, पीरियड लिमिटेशन वंस स्टार्ट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, इसका मतलब सेक्शन 9। क्लियर है? चलिए, अच्छा इसमें कमेंट है सिर्फ सेक्शन 9 लिखोगे, सेक्शन 9 में तो 3 ही लाइन है, आपको 6, 7, 8 सेक्शन 3 भी, सेक्शन 3, 6, 7, 8 और फिर 9, ये सबको जोड़ के दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मान लो इस वाले कहानी में, इधर देखो, इस वाले कहानी में अगर यहां लीगल डिसेबिलिटी अराइज होता तो बोलो, तो सेक्शन 9 हो गया ना, कॉज ऑफ एक्शन के बाद हो रहा है ना, कॉज ऑफ एक्शन यहां है ना, तो सेक्शन 9, क्योंकि इतना दिन तो रनिंग स्टार्ट हो गया होगा ना, तो वंस स्टार्ट रनिंग कैन नॉट बी स्टॉप्ड, ये नॉर्मल ही खत्म होगा जाके। समझ में आ गया? तो यहां आपको 6, 7, 8 का बेनिफिट मिलेगा नहीं, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये देखो, ये बीच में हो गया कॉज ऑफ एक्शन, इससे पहले अगर लीगल डिसेबिलिटी हुआ है ना, ये क्या है, लीगल डिसेबिलिटी 6, 7, 8, इसके बाद हुआ लीगल डिसेबिलिटी सेक्शन 9। लिखना चाहो तो लिख लो ये भी। कुछ लोग आलस कर रहे हैं लिखने में, कोई बात नहीं, करो आलस। ठीक है, लिख लिया? ये लाइन क्या है, कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, हटाऊं? चलिए भाई, तो आपका 6, 7, 8, 9 बाकी चारों में एक अच्छी बात है, वो अपील पे लगता नहीं है। अब मैं आपको इसके साथ ना पढ़ा देता हूं 18 और 19, ये ना 18 और 19। आ जाओ, बड़ा आसान है ये भी, चिंता करने की जरूरत नहीं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, हेडिंग बोलो। हाँ ऐसा है, चलो एक काम करो, बस इतना पढ़ जाओ। जो नहीं पढ़ रहा हो बेवकूफ है। पढ़ लिया? कोई दिक्कत? चलिए अब सुनो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था, तुमको एक नया पीरियड मिलेगा, यही है, अब फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन किस दिन से मिलेगा, जिस दिन तुमने क्या किया है, एक्नॉलेजमेंट किया। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये कहानी है नॉर्मल, अरे जल्दी बोलो, ये नॉर्मल कहानी याद है ना तुम लोग को, इसी के बेस पर सारा एग्जांपल बना रहा हूं। बताओ तो कॉज ऑफ एक्शन कब राइज हुआ है, 2011 में, खत्म कब हो रहा है, 2014 में। सुनिए इधर देखिए, इधर देखिए, तो लिमिटेशन पीरियड यहां से लेके यहां तक चल रहा है, इस बीच में वो केस कर सकता है। अच्छा तो केटर मुझे लग रहा है इस वक्त में एकदम लास्ट में काफी एक्टिव हो चुका होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर अभी भी केस नहीं किया तो मेरा राइट खत्म। नहीं समझ में आ रहा है इन लोग को? क्या प्लेंटिव काफी टेंशन में होगा अब इस वक्त में, इस सब में, क्योंकि अब एकदम लास्ट हो रहा है, समझ रहे हो आप? जैसे मान लो ये जनवरी है तो ये दिसंबर का महीना है,
दिसंबर 2013 वाला सब है ये, तो ये एकदम एक्टिव हुआ हुआ वो। अच्छा ये भी एक्टिव हुआ हुआ, उधर डेटर भी डरा हुआ है कि डेटर को भी मालूम है अब तो क्रेडिटर केस करेगा ही करेगा अगर वो समझदार हुआ तो। लेकिन उसी में क्या होता है, मालूम चला 31 दिसंबर के रात में, 31 दिसंबर के रात में डेटर पहुंचता है क्रेडिटर के घर पे और बोलता है साहब देखिए मैं पैसा तो आपको नहीं दे पाया उस वक्त, ये कहानी है, पर मैं आपको वादा करता हूं कि 2 साल के बाद पैसा दे दूंगा। बात समझ में आ गया। जहां एक्नॉलेजमेंट हुआ किसके तरफ से, डेटर के तरफ से, क्रेडिटर को अब जिस दिन एक्नॉलेजमेंट हुआ, मान लो 31 दिसंबर को हुआ, यहां से एक फिर फ्रेश लिमिटेशन पीरियड मिल जाएगा। कितने साल का? 3 साल का। नहीं समझे? एक्नॉलेजमेंट क्या करता है, उस केस को आगे बढ़ा देता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि साहब हमने आपसे पैसा लिया था, हम माफ़ी चाहते हैं कि पैसा नहीं दे पाए, लेकिन सर वादा करते हैं 2 साल में पैसा दे देंगे। तो जहां ये एक्नॉलेजमेंट हुआ तुरंत एक नया फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन किसको मिल जाएगा? क्रेडिटर को, क्योंकि अब ये कहानी बढ़ गई ना। नहीं समझे आप? तुम देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो सेक्शन नंबर 18 है ना, देखो तो सेक्शन नंबर 18 में लिखा हुआ तो है कि सेक्शन 18 क्या कहता है कि अगर एक्नॉलेजमेंट कर दिया, किस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट, कि सर हम लाइबल हैं, हम सर लाइबल हैं आपके प्रति, पर मैं क्या बताऊं पैसा नहीं दे पा रहा हूं। तो जहां आपने एक्नॉलेजमेंट किया उसी दिन से आपको क्या मिलेगा? फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन। किसको मिलेगा फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन? प्लेंटिफ को। अब प्लेंटिफ को केस करना है ना यार, अरे पूरा एक्ट तो किसके ऊपर है? प्लेंटिफ पे है ना। ये बात समझ में आया कि नहीं? पहले बताइए आप, कोई दिक्कत? चलिए, पर एक्नॉलेजमेंट होने के लिए कुछ कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। सबसे पहला, एक तो आपको वही एडमिशन है एक्नॉलेजमेंट। एडमिशन का मतलब आज ही तो पढ़ा रहा था, वो मतलब माने हाँ हाँ मैंने आपसे पैसा लिया था, इस बात का वो क्या करे? एडमिशन करे। दूसरा, एडमिशन किस बात को लेके हो? जैसे बोल दिया कि सर हमने आपसे लोन लिया था, और याद रखना ये कब तक हो जाना चाहिए? बिफोर द एक्सपायरी। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है। अच्छा एक्सपायर हो जाएगा तो थोड़ी करेगा एक्नॉलेजमेंट, उसको तो पता चल गया कि हम फ्री हो गए, अब तो मेरे पे केस होगा ही नहीं। अरे वो तो हमेशा किससे पहले करेगा एक्नॉलेजमेंट? एक्सपायरी से पहले ही करेगा ना। अगर 2014 निकल गया उस पर केस नहीं हुआ तो उसको तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उसको तो मालूम है मेरे पे केस नहीं होगा। एक्नॉलेजमेंट जब भी होगा किससे होगा? आपका लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने से पहले। और याद रखना ये एक्नॉलेजमेंट राइटिंग में होना चाहिए और उस पार्टी का जरूर साइन होना चाहिए जिसकी वो लाइबिलिटी बनती है। जैसे अपने एग्जाम्पल में कौन? डेटर। अरे डेटर लाइबल है ना, क्रेडिटर के पास तो राइट है केस करने, याद रहेगा। चलो कोई दिक्कत? अब सुनो, 18 के बाद 19 कुछ नहीं है, देख लो यहाँ पे। तुमने अभी उधर क्या किया था? एक्नॉलेजमेंट। यहाँ तो तुमने पार्ट पेमेंट कर दिया, तो अभी तो बात सेम रहेगा। अरे एक्नॉलेजमेंट से तो अच्छा पार्ट पेमेंट है। जैसे बोला सर 10 लाख का लोन लिया था, ये 2 लाख रुपया रखिए, 8 लाख दे दूंगा 2 साल के बाद। तो जब एक्नॉलेजमेंट सिर्फ बोल बच्चन पे तुम फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन दे रहे हो, यहाँ तो पैसा दे दिया, ये और प्रूफ हो गया कि पैसा लिया था नहीं। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको? एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन। कहाँ से लिमिटेशन से? जिस दिन आपने पेमेंट किया है, जिस दिन उसको पेमेंट मिला हुआ उससे बताओ आपको फ्रेश लिमिटेशन पीरियड मिल जाएगा। तो इस दोनों का चार्ट मैंने बना दिया। एक्नॉलेजमेंट करोगे अंडर सेक्शन 18, पार्ट पेमेंट करोगे अंडर सेक्शन 19। दोनों का इफेक्ट ये होगा कि क्या मिलेगा? फ्रेश लिमिटेशन पीरियड मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट या द डेट ऑफ पार्ट पेमेंट। अब बोलोगे मान लीजिए सर अगर सेक्शन 19 पे क्वेश्चन आ गया तो 19 में तो बहुत कम लिखा हुआ है, डिट्टो यही वाला लिख देना, वही कि पार्ट पेमेंट जो हो राइटिंग में हो, नहीं समझे? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड हो। एक्नॉलेजमेंट की जगह क्या लिखते रहना? पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट। बात समझ में आ गया? बन जाएगा। तो ये भी खत्म। बस अब एक बच गया होगा सेक्शन कोई, बस ये बच गया ना, इसके बाद तो ये खत्म ही हो जाएगा, है ना। खाना खाने के बाद बच्चा सा बड़ा लूज लूज सा दिखता है मुझे, जूस मंगवा दूं? दुकान पे जूस रखवा दो ना सबके लिए, पैसा दे के ले लेगा सब। रखवा दिया, काफ़ी दुकान पे रखवा दिया जूस। वहाँ जाना, अपने पॉकेट से पैसा निकालना, देना, तुमको जूस मिल जाएगा। चलेगा ना? तो कौन वाला जूस चाहिए था तुम लोग को फिर? मुफ्त वाला? चलो इधर देखो, मॉडल मॉडल सेकेंड में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ाऊंगा, वहाँ मुफ्त वाले को कोई रिलीफ नहीं। अगर मैंने मुफ्त में जूस दिया और जूस में कुछ मिला भी दिया तो अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तो कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। इसलिए मुफ्त के चक्कर में हर जगह लाइन मत लगा दिया कीजिए, है कि नहीं? अरे भरोसा और वैसा तो क्या, जिस पर भरोसा होता है वही भरोसा तोड़ता है, मालूम है आपको? नहीं
कभी ऐसे लोगों ने भरोसा तोड़ा जिस पर हमें भरोसा नहीं था, जो भरोसा था ही नहीं। तो जिस पे भरोसा होता है वही तो भरोसा तोड़ते हैं, इसलिए भरोसा करने का नहीं, सबको शक की नज़र से देखने का। ये धोखा देगा, ये धोखा देगा। आइए सेक्शन नंबर 25, जल्दी बोलो क्या लिखा हुआ है। अरे जोर से बोलो यार, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, एक बार और बोलो। एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप कैसे मिला भाई? बाय पोजेशन एंड नॉट बाय टाइटल। बताऊंगा इसका मतलब आपका टाइटल नहीं है, टाइटल का मतलब ओनरशिप नहीं है, लेकिन सिर्फ पोजेशन है, लेकिन पोजेशन से आप ओनर बन गए। बहुत लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, ऐसे हल्की फल्की बातें उड़ती रहती हैं, कोई किराएदार 12 साल रह जाए तो मकान मालिक बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं। कितना साल? 10 साल? कहाँ, कौन बोला 10 साल? अच्छा 10 साल, 12 साल, अच्छा अच्छा 11 साल, अच्छा अच्छा, बहुत बड़ा, बहुत अच्छी बात है ना। ये बातें उड़ती उड़ती रहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो अलग है, वो अलग है। एक्चुअली क्या है ये? ईजमेंट, ईजमेंट का मतलब एंजॉयमेंट, ईजमेंट का मतलब एंजॉयमेंट। अब तुम जल्दी से इसको पढ़ जाओ। नॉर्मल लोगों के लिए 20 साल है, सरकार के लिए 30 साल है। अब समझना इसका मतलब क्या है, इधर देखो। मालूम चला, ये देखिए, ये 2 जमीन का टुकड़ा है, ये देखो, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनिएगा आप। एक आदमी ने यहां घर बनाया, एक आदमी ने यहां घर बनाया, ठीक है, और घर बनाने के बाद ये मेन रोड है, तो मेन रोड से रास्ता ये ऐसे निकाला, तो कुछ रास्ता इसके इसके अपने ज़मीन पे है, कुछ रास्ता इसका दूसरे के ज़मीन पे है, और दूसरे के ज़मीन पे जिस पर रास्ता ले लिया है उसने इसको कुछ बोला नहीं। और कितने साल तक नहीं बोला? 20 साल तक। तो याद रखना, 20 साल के बाद अब ये ज़मीन वाला इस रास्ते को रोक नहीं सकता। ये समझ में आया? 20 साल है। अच्छा, ये सरकारी ज़मीन होता तो 30 साल। सरकार बहुत तेज है, सरकार करने नहीं कर, सरकार को खुद मालूम है कि हम सोए रहते हैं। सरकारी ज़मीन पे देखते हो लोग जिंदगी निकाल देते हैं सरकारी ज़मीन पे, और सब कुछ नहीं होता है। अरे हमारे शहर में तो रेलवे के ज़मीन पे मार्केट बना हुआ है, और बना ही हुआ है। मतलब मैं बचपन से देख रहा हूँ, मैं इतने एज का हो गया और तो भी अभी तक कुछ नहीं। आज तक कभी कभार ये लोग क्या करता है, देखो दिमाग का तेज तो है ही, कभी कभार बुलडोजर लाके उसको गिरा देगा। क्यों? इसमें वर्ड एक जगह लिखा होता पीसफुली, तो बस पीस बिगाड़ के चला जाएगा। हाँ, मतलब इंटरप्शन कर दिया, बीच में थोड़ा बहुत करके चला गया, बीच में थोड़ा बहुत केस डालेंगे, छोड़ देंगे। तो इसका मतलब वो क्या दिखाएंगे कोर्ट में? हमने इंटरप्ट किया था पर हमारी बात नहीं माना। नहीं समझे आप? ये सुना है? इसे तुमने सुना होगा बुलडोजर उलडोजर, बीच बात में कभी ना कभी तुम देखोगे सरकार की तरफ से आएगा, थोड़ा बहुत 1-2 बिल्डिंग गिरा के चला जाएगा। वो क्या कर रहे हैं? वो जो पीसफुली वाला वर्ड है उसको काट रहे हैं वो। क्योंकि अगर पीसफुली 30 साल तक रह गया तो सरकारी जमीन किसकी हो जाएगी? उस आदमी की हो जाएगी। नहीं समझे आप? तो ये बड़ा अजीब सा सेक्शन है। इसने क्या बोला? अगर देखो क्या क्या चीज़ है, बोलो जल्दी, क्या क्या है? लाइट, एयर, वे, वाटर कोर्स, यूज ऑफ वाटर और एनी अदर ईजमेंट। ईजमेंट मतलब इंजॉयमेंट, जो इंजॉयमेंट की चीज़ें होती हैं, अगर किसी ने उसको एंजॉय किया पीसफुली विदाउट इंटरप्शन, कितने साल तक? 20 साल तक, तो याद रखना उसका राइट बन जाएगा। अच्छा बताइए, ओनरशिप बाय टाइटल है या ओनरशिप बाय पोजेशन हो गया? तो इसका मतलब आपको बीच में थोड़ा सा उसको परेशान तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर गया। ऐसे आज की दुनिया में कौन रास्ता देता है? और रास्ता देता है तो पूरा लिखवा के देता है? नहीं। दिल्ली उल्ली में तो मुश्किल ही है, पर गांव सब में बहुत ज़मीन ऐसे होते हैं कि बहुत बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता है कि उनके ज़मीन पे रास्ता से लोग चल रहा 20-20 साल 30 साल तक, बस के बाद वो रास्ता उसका हो जाता है। उसका मतलब अब आप उसको रास्ता को टच नहीं कर सकते, उसको रास्ता देना ही पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ये कहानी है। समझ में आया कि नहीं आप लोग बताओ? तो ये एक चैप्टर था जो हो गया KHATAM खत्म।